हेलो व्यूअर्स, चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज फिजिक्स में जो हम लोग 2023 के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे उसका दूसरा पार्ट लेकर आ गए हैं। और हम लोग क्वेश्चन पिछले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोग 17 तक क्वेश्चन किए थे, 17 क्वेश्चन हमारी हो गई थी उसकी सॉल्यूशन। हम लोगों को अब 18वें क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा और ये भी एक न्यूमेरिकल है फिजिक्स में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्वेश्चन है, यानी स्थिर वैद्युतिकी की। क्वेश्चंस क्या है कि आपके पास 64 यानी 64 छोटे छोटे ड्रॉपलेट है, बूंद है, मतलब कोई भी है, कुछ भी है, मान लो कोई भी एक सब्सटेंस है जिसमें छोटे छोटे 64 ड्रॉपलेट है। ठीक है, आप देखो 64 ड्रॉपलेट है, सेम साइज, सेम तरह का, मतलब एक ही तरह के 64 ड्रॉपलेट है। उसके बाद जिनमें प्रत्येक की धारिता दी हुई है, धारिता बोले तो इंग्लिश में इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो जो कैपेसिटेंस है वो दी हुई है 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, मतलब आपके पास 64 ड्रॉपलेट है, 64 को बूंद है और हर ड्रॉपलेट का जो धारिता है वो 5 माइक्रोफैराड है। ठीक, तो आपको बताना क्या है कि अगर हम सारे 64 ड्रॉपलेट को मिला के एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बना दे तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, समझ गए? मतलब 64 छोटे छोटे ड्रॉपलेट है आपके पास, हर ड्रॉपलेट की, मतलब हर ड्रॉपलेट का जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, वो 5 माइक्रोफैराड का है। ठीक है, और अब 64 बूंद को मिला के एक बड़ा बूंद बनाना है, मतलब बड़ा ड्रॉपलेट बनाना है। तो उस बड़े ड्रॉपलेट की कैपेसिटेंस कितनी होगी ये आपको पता करना है। ठीक है, आसान है, ये बहुत सिंपल तरीका से हम इसको बताते हैं आपको बनाने के लिए। पहले तो आप ये बताओ, ये हम हटा देते हैं। ठीक है, और आप सबसे पहले ये देखो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट इक्वल टू 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल ड्रॉपलेट। बहुत नॉर्मल सा बात है, 64 बूंद है, 64 बूंद को मिला के आपस में एक बड़ा बूंद बनाना है। तो 64 बूंद मिलाकर जितनी वॉल्यूम होगी वो अकेले बड़े ड्रॉपलेट की वॉल्यूम होगी, क्योंकि उन्हीं से मिलकर सारा बना है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो बड़ा ड्रॉपलेट होगा उसकी जो वॉल्यूम है, यानी आयतन जो इसकी है, वो 64 छोटे छोटे ड्रॉपलेट के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, अगर बात करें ड्रॉपलेट स्फेरिकल फॉर्म में होता है तो बड़े ड्रॉपलेट की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की फॉर्मूला होती है 4/3 πr³, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, और 64 और छोटे ड्रॉपलेट की भी तो वॉल्यूम, वो भी तो स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम की तो फॉर्मूला सेम होगी। बस यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग क्या करते हैं, 4/3 πr³ स्मॉल r³ डाल देते, क्योंकि बड़े ड्रॉपलेट की जो रेडियस होगी वो बड़ा r ले लिया और छोटे ड्रॉपलेट की जो रेडियस है वो छोटा r ले लिया। ठीक है, अब आप देखो तो ये तो गया है ना, ये तो 4/3 π कट जाएगा, तो बचेगा कितना, r³ इक्वल टू 64 r³। ठीक है, तो कैपिटल R की ये r³ इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4r का क्यू, है ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी r इक्वल टू 4r। तो बहुत सिंपल हमने यहां पे पता कर लिया कि जो बड़ा ड्रॉपलेट है, बड़े ड्रॉपलेट की जो रेडियस है, ठीक है, वो छोटे ड्रॉपलेट के रेडियस का 4 गुना है। मतलब छोटे ड्रॉपलेट की जितनी भी रेशियो है उस रेडियस है, छोटे ड्रॉपलेट की जो भी रेडियस है उस रेडियस में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो बड़े ड्रॉपलेट की आपकी रेडियस निकल जाएगी। बहुत सिंपल है, ये हो गया। लेकिन अभी हमको ये पता करना है कि कैपेसिटेंस, तो आपने हाल फिलहाल में ही पढ़ा था, ठीक है, कि कैपेसिटेंस ऑफ, ठीक है, स्फेयर मैंने किसी गोले के लिए धारिता, है ना, किसी गोले की अगर धारिता की बात करें, समझ ही रहे हो, इतना ऑब्जेक्टिव है तो इंग्लिश ही चलेगा। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेयर, गोले की धारिता, तो फॉर्मूला आपने पता किया था C इक्वल टू 4πε0 इंटू r। ठीक है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप इस फॉर्मूला के बेस पे आप देखिए कि कैपेसिटेंस जो है वो डेफिनेटली रेडियस पे डिपेंड करता है, क्योंकि कैपेसिटेंस रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आप सोचो छोटा ड्रॉपलेट, अगर हम स्मॉल ड्रॉपलेट की बात करें तो स्मॉल ड्रॉपलेट की रेडियस r थी, जिसके कारण से उसका C का वैल्यू था 5 माइक्रोफैराड। अगर हम लार्ज ड्रॉपलेट की बात करें, ठीक है, तो आप खुद से देखो लार्ज ड्रॉपलेट जो है
उसकी रेडियस कैपिटल आर है, और हमने यहां पे दिखाया है आपको कि कैपिटल जो आर है वो छोटे वाले आर का 4 गुना है। अभी आपने वहां पे देखा 4r। तो सिंपल सा बात है, कैपेसिटेंस रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा। तो जब छोटे ड्रॉपलेट से बड़े ड्रॉपलेट में रेडियस 4 गुना बढ़ा तो कैपेसिटेंस भी 4 गुना बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस C1 कर देते, इसकी कैपेसिटेंस C2। तो सिंपल सा बात है, अगर रेडियस इसकी 4 गुना बढ़ी है तो कैपेसिटेंस भी 4 गुना बढ़ेगी। तो छोटे वाले का कैपेसिटेंस 5 था तो 4 गुने 5 यानी 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 20 माइक्रोफैराड। ऐसा हमने पता कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस जिसमें हम यहाँ पे आंसर डाल सकते हैं कि 20 माइक्रोफैराड, जो यानी कि हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो डी नंबर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब खुद से ही क्वेश्चन आप मैन्युफैक्चर कर लीजिए, जैसे कि 64 ड्रॉपलेट है वहाँ पे 100 ड्रॉपलेट कर लीजिए। 100 ड्रॉपलेट यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड की जगह 3 माइक्रोफैराड कर लीजिए, और उससे मिला के आप एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाइए, और उसके बाद देखिए आंसर उसका क्या आता है। खुद से क्वेश्चंस, जब भी हम आपको क्वेश्चन बैंक का कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए, खास करके न्यूमेरिकल्स, उस न्यूमेरिकल्स में खुद से एक नया क्वेश्चन जनरेट करिए और फिर आगे उसको सॉल्व कीजिए, तब आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। जब भी वीडियो को हम आगे जल्द ही बढ़ा दें तो आप वीडियो को पॉज करके और फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड क्वेश्चंस में अगर चले आगे, देखिए क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट इज मेनली मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर द्वारा मेन रूप से क्या मेजर किया जाता है। पोटेंशियोमीटर को हम लोग, ये जो पोटेंशियोमीटर है इसको हम लोग हिंदी में विभव मापी बोलते हैं। तो विभव मापी से मुख्यतः रूप से क्या मापा जाता है, तो विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर से मुख्य रूप से पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है, यानी विभवांतर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, कोई बनाने की क्वेश्चंस नहीं, आगे आप पढ़ोगे ही, है ना, क्योंकि अभी करंट वाली टॉपिक पढ़नी है तो आप आराम से उसको पढ़ लोगे। विभव मापी जो है वो विभवांतर मापता है, यानी पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मापता है। तो आंसर नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ याद करने वाली बात है। अच्छा, अगले क्वेश्चंस में चले। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसकी वैद्युत स्थैतिज ऊर्जा क्या होगी। मतलब दो, हिंदी वाले बच्चे को पहले पढ़ा ले, दो बच्चे जो दो आवेश हैं, ठीक है, एक आवेश मान लेते हैं हम यहाँ पे Q1, ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर ले। दो आवेश की बात करें तो एक आवेश है अपना Q1 और एक आवेश Q2, ठीक है, इसके बीच की कोई ना कोई डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मान लेते हैं R, और इसकी डिस्टेंस अब बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वो क्या होगी। मतलब कुल मिला के इंग्लिश मीडियम बच्चे को समझना है, दो चार्ज है अपने पास और इस चार्ज की डिस्टेंस पहले इतनी है, अब इसकी डिस्टेंस को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला निकाली गई थी इलेक्ट्रोस्टैट में, 1/4πε0, ठीक है, Q1 × Q2 R, ये थी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला। आप इस टर्म को देख के बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो R पे डिपेंड कर रहा है और R का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो R का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली U घट जाएगा, और यहाँ पे R को बढ़ाया ही जा रहा है। आप देख लो दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस पढ़ के, तो अगर R बढ़ेगा तो डेफिनेटली स्थितिज ऊर्जा इसकी घटेगी। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बढ़ती है तो ये घटेगी ना, इसकी ऊर्जा घटेगी यानी डिक्रीज करेगी। तो ये आंसर 20 का ए आंसर होगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपको दिख रहा है, देखिए दो प्रतिरोध है, प्रतिरोध बोले तो रेजिस्टेंस R और 2R, दो रेजिस्टेंस है, एक की वैल्यू R है और एक की वैल्यू 2R है, मतलब दो तरह के रेजिस्टेंस है। ऐसे एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दोनों का रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है R और 2R, और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में मतलब ऐसे जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ गया। अच्छा, समानांतर क्रम होता है यानी पैरेलल, तो वो ऐसे जुड़ता। ठीक है, फिलहाल यहाँ सीरीज है तो ऐसे जुटेगा, यानी सीरीज को हिंदी में श्रेणी बोलेंगे। अच्छा, अगर अब ये बताना है कि जोड़ने के बाद R तथा 2R में उष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। उष्मीय ऊर्जा सिंपल सा बात है, ये रेजिस्टेंस है R, ये रेजिस्टेंस है 2R, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया। अब इसके कारण से उष्मीय ऊर्जा पैदा होगा।
ठीक है, क्योंकि ये प्रतिरोध जब ऊर्जा को रोकेगा, रेजिस्टेंस जो है वो विद्युत के प्रवाह को रोकेगा, इलेक्ट्रिसिटी को रोकेगा, तो वो उष्मा के रूप में बदलेगा, यानी हीट के रूप में। ठीक है, तो उष्मीय ऊर्जा, ठीक है, वहां पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हो थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब उसका रेशियो निकालना है कि अगर हम इसके द्वारा थर्मल एनर्जी पता करें और इस रेजिस्टेंस का भी थर्मल एनर्जी पता करें तो दोनों का रेशियो क्या होगा। तो देखो, थर्मल एनर्जी की जो फॉर्मूला होती है वो होती है I²RT। ठीक है, I²RT। बात करें ये दोनों सीरीज में, कभी भी अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हो, मतलब श्रेणी क्रम में, तो उन सब में विद्युत धारा का जो मान होगा, इलेक्ट्रिसिटी का मान, वो समान होगा I, क्योंकि वो इससे जितना करंट फ्लो होगा उतना ही करंट इससे भी फ्लो होगा, तो इसमें भी आई, इसमें भी आई। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए भी बात करें, इस रेजिस्टेंस के लिए भी बात करें, ठीक है, तो H1 कर देते हैं। ठीक है, करंट तो आई ही फ्लो होगा, क्लियर, और R रेजिस्टेंस है और टाइम, दोनों के लिए सेम टाइम पे हम बात करेंगे तो टाइम भी सेम हो गया। और अगर हम दूसरे रेजिस्टेंस का बात करें तो H2 I²RT ना होके 2RT हो जाएगा। समझ रहे हो, यहां पे R डाला गया रेजिस्टेंस क्योंकि R था, और उसके लिए रेजिस्टेंस तो 2R डालेंगे, तो इसका भी हीट निकल गया, इसका भी हीट, थर्मल एनर्जी या हीटिंग एनर्जी बोल सकते हैं, उसमें ऊर्जा निकल गया। तो अब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, H1/H2। तो I²RT को I²2RT से डिवाइड कर दो, तो I²RT कट गया, तो बचा क्या 1/2, यानी 1:2। तो ये इसका रेशियो हो गया। ठीक है, 1:2, मतलब ये वाली आंसर, ये। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा तरीका, लेकिन पैरेलल में होता तो कुछ और कहानी हो जाती। फिलहाल यहाँ पे आंसर जो है वो 1:2 होगा। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस 2R और 3R का होता तो डायरेक्ट आंसर 2:3। अगर ये 4R और ये 5R का होता तो 4:5, है ना, डायरेक्ट भी आंसर आप बना सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया। तो यहाँ पे आंसर A नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, देखिए, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस है मतलब उत्तल लेंस, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। अब कन्वेक्स लेंस है, बोले तो उत्तल लेंस, तो इसकी फोकस प्लस में होगी। एंड अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ है, तो एक कनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर, और कनकेव मतलब अवतल, तो ये माइनस में हो जाएगा। इसका F1 कर देते, ये F2, अलग अलग फोकल लेंथ, और आर इन कॉन्टेक्ट, दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, मतलब एक कन्वेक्स लेंस है, एक कनकेव लेंस है, दोनों सटा हुआ है, यानी एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, दोनों एक दूसरे में संपर्क में है, दोनों की अलग अलग फोकल लेंथ है, यानी फोकस दूरी। द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर इज, अब दोनों को मिला के, मान लो एक उत्तल लेंस है यानी कन्वेक्स और एक कनकेव, ये दो लेंस है और ये दोनों को ऐसे सटा के रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ अलग है, इसकी भी फोकल लेंथ अलग है, तो ये दोनों को मिला के इसकी नया पावर क्या बनेगा। ठीक है, तो पहले दोनों को मिला के नया फोकस पता कर लेते हैं, फोकल लेंथ पता कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का फोकल दिया हुआ है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/f = 1/f1 + 1/f2, याद ही आ गया होगा आपको। अब f1 की वैल्यू 40, f2 की वैल्यू -20, तो 1/f = LCM हो जाएगा 40, तो 1 - 20 दूना 40। ठीक है, यानी 1/f = -1/40। अब हम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, है ना, तो f = हो जाएगा -40, और सेंटीमीटर में है तो वैल्यू सेंटीमीटर में हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, हम इसको मीटर में बदलेंगे क्योंकि मुझे पावर निकालना है, वो भी डायोप्टर में, तो मीटर में होना चाहिए रिजल्ट, तो -40/100 ये मीटर में बदल गया, निकल गया फोकल लेंथ। इसको काट छाट के आंसर ले सकते हो, अगर फोकल लेंथ पूछता तो इसको सॉल्व करना पड़ता। फिलहाल मुझे चाहिए पावर, तो पावर की फॉर्मूला होती है 1/f, तो f जो है, ठीक है, वो आया है -40 और 100। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो 100 ऊपर जाएगा और -40 ये गया, फिर 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, यानी 5/2 यानी 2.5,
यानी -2.5 डायोप्टर, ये आंसर। तो -2.5 डायोप्टर ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 22 का वो बी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं क्वेश्चंस को बी, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे बी, क्लियर है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल्स है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम आगे चले 26। ये क्वेश्चन बनाने वाली नहीं है, याद करने वाली है, तो तुरंत ही ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस क्या है वो देखो, क्वेश्चंस है कि व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है। व्यतिकरण किस कारण से होता है? व्यतिकरण को इंग्लिश में इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस किस कारण से होता है? तो इंटरफेरेंस होता है इंटेंसिटी में चेंजिंग के कारण से, यानी तीव्रता परिवर्तन से। डी आंसर। मतलब इंटेंसिटी के कारण से ही ये इंटरफेरेंस होता है, यानी तीव्रता के परिवर्तन के कारण से ही इंटरफेरेंस होता है। मतलब इंटेंसिटी में जब भी चेंजिंग होगा, तीव्रता में जब भी बदलाव होगा, तो वहां पे इंटरफेरेंस आएगा, और इंटरफेरेंस को हिंदी में व्यतिकरण बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब यहां पे क्वेश्चन है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। ये कलर दिख नहीं रहा, रेड से ही मार्क करते हैं। ध्रुवित प्रकाश, जिसको हम लोग इंग्लिश में पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश को कैसे उत्पन्न करते हैं? किसके द्वारा उत्पन्न करा जाता है ध्रुवित प्रकाश को, यानी पोलराइज्ड लाइट को? और 4 ऑप्शन है, तो आप याद रखिएगा, निकोल प्रिज्म द्वारा। निकोल प्रिज्म द्वारा पोलराइज्ड लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। ये सब क्वेश्चंस याद करने वाली, इसकी सॉल्यूशन आंसर जो है आप डायरेक्ट याद करो, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं देना है ना। अच्छा, ये सिंबल दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, इसमें व्हाइट लिखते हैं, तो ऐसे है सिंबल, और पूछ रहा है कि ये किसका सिंबल है। ऐसे हमने बताया था कि ये जो अगर ऐसे सिंबल बन जाए, ऐसे, ठीक है, ये सिंबल, तो ये डायोड का सिंबल था। तो उसी तरह का ये सिंबल है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में ये बनाया हुआ है। तो ऐसे भी डायोड का सिंबल बनता है। तो ये जो सिंबल है वो डायोड का है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा? डायोड, ये, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 हो गया। 26, यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज, यानी किसी ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई क्या होती है? जिसका नाम ही गुणांक है, ठीक है। सिंपल सा देखो, जिसका नाम ही गुणांक है, मतलब ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, कोई इकाई नहीं है, नो यूनिट। यानी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यानी प्रवर्धक गुणांक की कोई भी यूनिट नहीं होती है, डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। ये भी हो गया, वो आंसर डी हो गया। आप सबको याद कर लेना आंसर को। अब आगे, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इन इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अगर आपसे पूछता कि मेन गेट कौन है, तो एंड और नॉट, ये आपने पढ़ा था, एंड और नॉट, ये मेन गेट है। लेकिन यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्सल जिसको हम लोग सार्वजनिक तर्क द्वार बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, सार्वजनिक तर्क द्वार, वो कौन है? तो नंद है, नंद। यहां भी आंसर यहाँ थोड़ा कट गया है, तो अब नंद याद रखोगे। नंद जो है वो सार्वजनिक तर्क द्वार है, यानी यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये चले क्वेश्चन 28 है, यूएचएफ आवृत्ति की तरंगें कैसे संचरित होती है, ठीक है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यूएचएफ का फुल फॉर्म है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की जो तरंगे होती है, ठीक है, वो किस तरह से संचरित होती है? ऑप्शन है भू तरंग, आकाश तरंग, सतह तरंग, अंतरिक्ष तरंग, यानी ग्राउंड वेव्स, स्काई वेव्स, सरफेस वेव्स और स्पेस वेव्स। तो स्काई वेव्स द्वारा, आकाश तरंगे यानी स्काई वेव्स द्वारा, आंसर नंबर बी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब आगे, अब कह रहा है कि बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25, आपको 25 को बाइनरी के रूप में बदलना है। ये आपने पढ़ा था कैसे बदलना होता है, बदलने के लिए बताए थे आपको, ऐसे करना है और 25 लिखना है और 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचे यानी शेष फल, उसको साइड में डालना है। जैसे 2 से हमने डिवाइड किया तो 12 से लगाएंगे, 12 दूना 24, तो 24 है और ये 25 है, तो एक बचा होगा रिमाइंडर। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छक 12, ठीक है। अबर 2 से 6 बार में 12 पूरा कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, फिर पूरा कट गया तो फिर 0 रिमाइंडर लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2,
तो अब एक बचा होगा, क्योंकि 2 इकाई 2 ही होता है और ये 3 है, एक बचा होगा। और लास्ट में ये वाली 1 उतार देंगे, हर क्वेश्चन में लास्ट में ये 1 आएगा, इसको जरूर उतारना है और फिर नीचे से ऊपर लिख देना है। तो नीचे से ऊपर लिखना मतलब 1 1 0 0 1, ये हो गया बाइनरी रूप में। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या सिर्फ ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसको हम 1 1 0 0 1 पढ़ेंगे, 11,001 ऐसे मत पढ़ देना, इसको 1 1 0 0 1 पढ़ते हैं। तो ऑप्शन आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना, 1 1 0 0 1 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया सी। अब अगर हम बात करें, ठीक है, एक और कोई क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लो 39 होता है और उसको बाइनरी के रूप में बदलना होता है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, है ना, 19 बार 19 दूना 38, एक बचता। फिर 9 से 9 दूना 18, तो फिर एक बचता। फिर 2 से 2 चौको 8 यानी कि फिर एक बचता। फिर 2 से तो 2 दूना 4 पूरा कैंसिल हो जाता। फिर 2 से तो 2 इकाई 2 पूरा कैंसिल हो जाता और लास्ट में 1 को उतार देते हैं, नीचे से ऊपर लिखते हैं 1 0 0 1 1 1, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप इसको बना सकते हो, आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ये दिख रहा है आपको विवर्तन फ्रिंज, विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई यानी कि डिफ्रैक्शन फ्रिंज की चौड़ाई, विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का क्या होता है। ठीक है, विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का क्या होता है, बराबर कि बड़ा कि छोटा कि बड़ा, कुछ तो होता होगा, है ना। या इंग्लिश में व्यतिकरण फ्रिंज मतलब डिफ्रैक्शन फ्रिंज, विवर्तन फ्रिंज मतलब डिफ्रैक्शन फ्रिंज, और व्यतिकरण फ्रिंज मतलब इंटरफेरेंस फ्रिंज। तो ये दोनों क्या आपस में बराबर होते हैं या फिर अलग होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं ये आप बात करना है। तो सीधा बात है, अलग ही होते हैं, दोनों अलग अलग टॉपिक है। विवर्तन एक अलग घटना है, व्यतिकरण एक अलग घटना है, यानी कि डिफ्रैक्शन एक अलग थ्योरी है, इंटरफेरेंस एक अलग थ्योरी है। तो दोनों की फ्रिंज की चौड़ाई भी अलग अलग होगी, तो समान बिल्कुल नहीं होती है, यानी आंसर नंबर बी अनइक्वल। ठीक है, 30 हो गया। 31 लाइट ईयर इज इक्वल टू, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक लाइट ईयर जो होता है, एक लाइट ईयर, ठीक है, 1 लाइट ईयर वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू निकालते कैसे, एक्चुअली में लाइट ईयर कहते कैसे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि लाइट ईयर, जिसको हिंदी में हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ये दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक, इससे यानी इंग्लिश में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेजरमेंट करता है। लंबे लंबे डिस्टेंस, बहुत अधिक बड़े दूरी को, मतलब बहुत अधिक बड़ी दूरी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर द्वारा। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये होती है। इसको निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लाइट ईयर होता क्या है। तो देखो, लाइट को तुम वैक्यूम में छोड़ दो ट्रैवल करने के लिए, वैक्यूम में लाइट को छोड़ देना है ट्रैवल करने के लिए। लाइट 1 ईयर तक चलते रहे, 1 ईयर तक लाइट चलते चलते जहां रुके और जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है, वो 1 लाइट ईयर होता है। तो अब सोचो कितना बड़ा डिस्टेंस है, मतलब आप लाइट के स्पीड 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर होती है, एक पलक झपका और 3 लाख किलोमीटर चल गया। तो आप सोचो कि 1 साल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो भी वैक्यूम में। तो वो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वही डिस्टेंस लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष कहलाती है, जिसकी वैल्यू इतना होती है। निकालने की फॉर्मूला ऐसे हम कर सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, और जो डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन वो लाइट ईयर है। वेलोसिटी, तो लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम होती है 365 डेज। ठीक है, ऐसे टोटल होता है 365.25 डेज, क्योंकि एक साल में 365 दिन और 4 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, तो इसीलिए 365.25 दिन। अब इसी को डेज को तुमको क्या करना है, बदल देना है सेकंड में, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड है। तो 300 क्या करना है आपको, 365.25 में आपको पहले 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो घंटा में बदल जाएगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा, तो 24 से गुना कर दिए, और फिर हम इसमें 3600 से गुना कर देते हैं, तो सेकंड में बदल जाएगा, क्योंकि घंटे को सेकंड बदलने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई, और इतना सेकंड हो गया ये।
ठीक है, और यहाँ भी पर सेकेंड है तो पर सेकेंड और सेकेंड कट जाएगा, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा लाइट ईयर, तो मल्टीप्लाई करके यही रिजल्ट आएगा। तो 9.46 इंटू 10⁻15, बहुत आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से। ठीक है, तो ये आंसर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, यानी इफ एन एमीटर इज संटेड देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब किसी भी एमीटर को संट करेंगे, संट का मतलब क्या होता है, जैसे एक एमीटर है अपने पास, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो हो सकता है कि इस करंट के कारण से ये एमीटर जल जाए, खराब हो जाए, तो हमको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको इसके पैरेलल में एक छोटा वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ देना है। अब इससे क्या होगा कि ये करंट जो जा रहा था ये दो भाग में बटेगा, कुछ करंट इधर भी जाएगा और कुछ करंट इधर से होते हुए जाएगा, जिससे कारण ये एमीटर जलने से बच जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे ये जो रेजिस्टेंस तुमने लगाया ना, इसी को संट बोला जाता है, यही संट है। तो इस संट के लगाने से क्या फायदा हुआ, तो संट के लगाने से इसकी मेजरमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब ये जलने से बच जा रहा है, ये ज्यादा करंट अब इसमें फ्लो हो सकता है क्योंकि अब ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो और एक और चीज, अगर हम संट लगाएंगे तो इससे इस टोटल सिस्टम की रेजिस्टेंस जो है वो पहले से घट जाएगी, क्योंकि अगर मान लो जैसे आप एक रेजिस्टेंस पहले से आप समझो कि एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और इसमें हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए 3 ओम का, तो इसकी पूरी सिस्टम की रेजिस्टेंस हो गई 5 ओम, क्योंकि आपने सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा था R1 प्लस R2, तो पहले से 2 या 3 से बढ़ के 5 हो गया। लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस को हम ऐसे पैरेलल फॉर्म में लगा दे, 2 ओम का ये है और ये 3 ओम का है, और इसकी फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/R इक्वल टू 1/, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, पैरेलल के लिए ये होता है समानांतर के लिए, तो 1/R इक्वल टू 1/2 1/3, इसको सॉल्व करो तो 1/R इक्वल टू एलसीएम 6, तो 3 + 2, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू 6 ऊपर जाएगा 5 नीचे, यानी 1 पॉइंट समथिंग। तो बताओ पहले से इसकी वैल्यू 2 ओम और 3 ओम थी और अब पूरे सिस्टम की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग हो गई, मतलब पहले से दोनों रेजिस्टेंस से तो इसका वैल्यू घट गया ना, और यहां पे बढ़ गया था। तो और ये तो पैरेलल, संट हमेशा पैरेलल में लगता है, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और यही पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, तो आंसर बी यानी डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। नंबर 33, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है। कोई एक अर्धचालक है, ठीक है, और इसका तापमान गुणांक, मतलब अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर, और उसका तापमान गुणांक यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होता है, तो निगेटिव, ऋणात्मक होता है, निगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट 34, इंग्लिश में वहां क्वेश्चंस कटा हुआ है तो हिंदी में हम आपको समझा देते हैं। एक साइक्लोट्रॉन में चार्ज्ड पार्टिकल, एक साइक्लोट्रॉन है जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल मतलब आवेशित कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब टाइम ऑफ पीरियड मतलब समय, टाइम ऑफ पीरियड टी दिया हुआ है, और आवेशित कण मतलब चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, एक चार्ज्ड पार्टिकल और ये साइक्लोट्रॉन, एक साइक्लोट्रॉन, ठीक है, साइक्लोट्रॉन में चार्ज्ड पार्टिकल का टाइम ऑफ पीरियड टी है, और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी यानी महत्तम चाल भी है, यानी उसका टाइम दिया है और वेलोसिटी दिया है, मतलब समय और चाल यानी वेग। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये T प्रोपोर्शनल 1/v, जो टाइम होता है वो वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका सी होगा, यानी ये आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 34 के बाद 35। वांडी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन विच प्रोड्यूसेज, यानी वांडी ग्राफ जनरेटर क्या है। वांडी ग्राफ जनरेटर को हम वांडी ग्राफ जनित्र बोलते हैं, जनरेटर को सिर्फ इंग्लिश में जनित्र बोलते हैं, नाम तो वांडी ग्राफ ही हो गया। तो वांडी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है ये पूछ रहा है। तो ये बहुत सिंपल सा बात है। ठीक है, देखो केवल हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, मतलब हाई वोल्टेज, इसका काम ही है हाई वोल्टेज देना। हाई वोल्टेज का मतलब हो गया उच्च, यहां पे लिखा हुआ है उच्च वोल्टेज, ठीक, यानी कि ओनली हाई वोल्टेज। ये लो वोल्टेज नहीं देता, ये हमेशा हाई वोल्टेज देता है, यानी केवल उच्च वोल्टेज। ठीक है, चलो ये हो गया।
तो हम लोग आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। हम लोग अभी तक टोटल 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए हैं क्वेश्चन बैंक 2023 का। अभी और भी आगे वीडियो आते जाएंगे और आपके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो वीडियो को आप वॉच करते रहिए और हो सके तो आप इसको शेयर भी कीजिए, साथ साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक बाय बाय।